खाड़ी देश की वो ऊंची ऊंची इमारतें बाहर से जितनी चमकदार दिखती हैं, अंदर से उतनी ही सूनी होती हैं। मैं उस बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर रहती थी। दिन भर लिफ्ट में चेहरे बदलते रहते थे, लेकिन कोई चेहरा अपना नहीं लगता था। सब अपने अपने काम, अपने अपने डर, अपने अपने राज लेकर चलते थे। उसी बिल्डिंग में वो औरत थी। नाम उसका समीरा था। उम्र कोई 40 के आसपास होगी। सलीकेदार कपड़े, मीठी आवाज़ और आंखों में अजीब सी मजबूरी। शुरू में बस लिफ्ट में सलाम दुआ, फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। उसने पूछा, आप भी अकेली रहती हैं? मैंने कहा हाँ, बाहर के मुल्क में अकेलापन ही सबसे बड़ा साथी होता है। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। चाय, खाना, एक दूसरे के घर आना जाना। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी और मुझे खाने का शौक़ था, लेकिन बनाने का नहीं। हाँ, सीखने का भी था। उसके कुछ सालन तो ऐसे होते थे जो दिल चाहता था कि रोज़ बनाए। और वो बातचीत में इतनी अच्छी थी कि हर चीज़ जो भी मैं पूछती वो मुझे बड़े ही सलीके से बताती। बहुत कुछ सीखा मैंने उससे। जब मैं शाम को घर लौटती तो वो ऐसे इंतज़ार करती जैसे कोई मेरी अपनी हो, मेरी ऐसी सहेली जो मुझे जानती हो। शाम को चाय तैयार रखती। कभी कभी वो बाहर जाती तो मैं भी उसके लिए चाय बनाती। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। पैसों का लेन देन, गिफ्ट भी अब महंगे महंगे हो गए थे हम दोनों के बीच में। खाड़ी देशों में तो महंगे तोहफे लिए और दिए जाना आम बात है। कभी कभी वो मेरे घर बिरयानी लेकर आती, कभी मैं उसके घर जाकर सादा सा दाल चावल खा लेती। वो अपने दुख सुनाती, पति से अलग क्यों हुई, पैसों की तंगी, वीज़ा की परेशानी, उन सब से वो कैसे बाहर निकली, कैसे काम कर रही है, सब कुछ। मुझे लगता था सब कुछ तो मुझे पता है इसके बारे में। मैं भी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। मुझे लगने लगा था कि शायद परदेसी ज़मीन पर कोई अपना मिल गया है। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बहुत देर में समझ में आने वाला था कि यहाँ कोई अपना नहीं होता, न ये ज़मीन न यहाँ के लोग। एक दिन बूढ़ा शरीर लेके यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन मुझे तो बहुत कुछ झेलना था, अभी बहुत कुछ बाकी था। एक दिन उसने अपनी बड़ी ही निजी ज़िंदगी मुझसे शेयर की। उसने कहा कि मेरे शौहर जो किसी लड़की के साथ रहने लगे थे, उनको मैंने तलाक दी। तलाक के बाद मैं अकेले रहने लगी तो मुझे भी किसी से इश्क हो गया। जिससे इश्क हुआ उसका नाम उसने अब्दुल्ला बताया। मैंने पूछा उससे, क्या वो इसी सरजमी का है या तुम्हारे मुल्क का? उसने मुस्कुरा कर कहा, ना इस सरजमी का है और ना ही मेरे मुल्क का, वो कहीं और ही रहता है जहाँ मेरे दिल में। मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, ठीक है यार, तुम्हें तो दूसरी बार भी मोहब्बत हो गई, मुझे तो पहली बार ही नहीं हो रही। समीरा ने बड़े ही चाव से कहा, क्या तुम्हें मोहब्बत का इंतज़ार है? मैंने कहा, शायद हाँ या शायद ना। तो उसने कहा, ठीक है, मैं अपने एक कज़न से तुम्हें मिलवाती हूँ, देखना वो तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएगा। मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, समीरा ये नामुमकिन है। उसने कहा, तुम देखना तो एक बार, तुम्हें इश्क ना हो जाए उससे तो कहना। मैंने कहा और ये बात मैंने बस पर ख़त्म कर दी। ना मैंने हाँ कहा, ना मैंने दिलचस्पी दिखाई। लेकिन अगले ही दिन उसने एक नौजवान को अपने घर बुला लिया और मुझे फ़ोन किया कि सुनो, आज शाम को खाना तुम्हारा मेरे घर पे है, तो ऑफिस से लौटते वक्त सीधा घर चली आना। अब तो हमारे लिए ये आम बात हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है, पर मैं थोड़ा थकी हूँ, हाथ मुँह धो के आऊँ? तो समीरा ने कहा, ठीक है, हाथ मुँह धो के आओगी तो अच्छे कपड़े पहन के आना। मैंने कहा, ऐसी क्या ख़ास बात है? समीरा ने कहा, बस ख़ास ही ख़ास है, तो तुम आना तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आना। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्यों बुला रही है। मैं घर पहुंची, हाथ मुँह धोया, एक अच्छा सा सूट पहन के उसके घर चली गई। मैं गई तो उसके घर में एक नौजवान, खूबसूरत, स्मार्ट दिखने वाला, ना उसके मुल्क का ना मेरे मुल्क का, वो सामने बैठा था। मैंने सलाम किया। मैं समीरा के पास गई किचन में। मैंने पूछा, क्या वो तुम्हारा सच में अपना कज़न है? उसने कहा, हम। मुझे उस वक्त शक तो हुआ, लेकिन मैंने बात आगे बढ़ाई नहीं। बस हालचाल पूछा, बातचीत की, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो। उसने बहुत कुछ पूछा, मैंने भी पूछा। उसकी बातों में कोई क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही थी। वो कहाँ रहता है ढंग से बता नहीं रहा था। वो क्या काम करता है उसमें भी बहुत सारे उलझनों के साथ कह रहा था।
समझ में नहीं आ रहा था। मैं कोई इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बेवकूफ़ों की तरह बैठी हुई थी। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक मुझसे किसी ने मेरी सैलरी नहीं पूछी थी, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी नहीं। मैं मुस्कुराई, उसकी आंखों में घूरा। उसने सवाल बदल दिया, तुम्हें इस कंपनी में कितना साल हुआ है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही कुछ 2 साल। उसने कहा, वाओ, तो तुम्हारा वीज़ा रिन्यूएबल पे होगा? मैंने कहा, हाँ शायद, पर वो कंपनी इंटरनल होता है, वो पता नहीं कब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। उसने छूटते ही कहा, मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। मैंने उससे पूछा, अभी तो तुमने कहा कि तुम नौकरी करते हो, तुम्हारे पास कंपनी है, तुम्हारी अपनी कंपनी है? उसने कहा, हाँ, साइड में एक बिजनेस है छोटा सा, अगर तुम चाहो तो CEO बन के उसे चला सकती हो। अजीब बात थी, एकदम एक ही झटके में कौन CEO बनाता है? मैंने कहा, हल्के से सर हिलाया और कहा, देखती हूँ, सोचूंगी। उसने झट से कहा, देखो सोचो मत, बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है, अगर तुम चाहो तो कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। मैं मुस्कुराई, कहा कि इतना आसान नहीं होता यहाँ पर जॉब चेंज करना, तुम्हें पता ही होगा। तभी बीच में समीरा कूद पड़ी, कहने लगी, अरे तुम अब्दुल्ला को जानती क्या हो, यहाँ पे सब कुछ कर सकता है ये। तभी मुझे थोड़ा शक हुआ। मैं पीछे पलटी और मैंने कहा, सब कुछ क्या मतलब है? मैंने उसे याद दिलाया, ये खाड़ी देश है। समीरा ने कहा, अब्दुल्ला के लिए नहीं, ये तो इसका अपना सरजमी है। क्यों अब्दुल्ला? अब्दुल्ला मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ तो सब कुछ मेरी उंगलियों पर है। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जो रूल्स है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं जानती हूँ, उसके हिसाब से दोनों ही अलग बात कर रहे थे। मैं वहाँ पे खाना खाई और चली आई। दरवाज़ा बंद किया और मैं बैठ के सोचने लगी कि कैसे लोग हैं और ये खाड़ी देश में भी इतना फ्री होके कैसे बोल सकते हैं। यहाँ तो बहुत कुछ चीज़ें अलाउड ही नहीं है, तो ये कैसे कर सकते हैं? इन्हीं उधेड़-बुन में मेरा मन लगा हुआ था। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। सामने अब्दुल्ला और समीरा खड़े थे। दोनों अंदर आ गए, कहने लगे कि तुम चली आई। फिर हमने और बातें नहीं की, खाना पीना तो हो ही गया था। अब्दुल्ला से कहा कि चलो मैं तुम्हें मिलवा के लाती हूँ उसके घर से, और अब्दुल्ला ने देर नहीं की और हम दोनों यहाँ आ गए। बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। मैं मना नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा था। समीरा के ऊपर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन एक ही तो दोस्त थी, मैं क्या ही कहती। मैंने दोनों से पूछा, क्या चाय बनाऊं? अब्दुल्ला ने अब बड़ी अजीब नज़रों से देखा, कहा, नहीं, बस तुम बैठ जाओ ना, तुम्हारी आंखों में देख के ही मैं हर ड्रिंक कर लेता हूँ। हैं, ये क्या बोल गया? अजीब बात थी। मैंने उस वक्त खामोशी नहीं साधी। मैंने कहा, देखिए, आगे से ऐसा मत कहिएगा, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तभी समीरा मुस्कुराती हुई बोली, तभी तो तू आज तक अकेली है। मुझे इस बात पे समीरा के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। बहुत देर तक दोनों बैठे रहे, मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर भी बैठना पड़ा, बातें करनी पड़ी। समीरा ने अब्दुल्ला को क्यों बुलाया था ये तो मैं जानती थी, लेकिन अब्दुल्ला एक ही बुलावे में चला आया, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। फिर मैंने अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? समीरा के चेहरे से हवाइयाँ गुम हो गई। उसने सोचा नहीं था कि मैं ये सवाल करूँगी। एकदम बीच में कूद पड़ी, कह रही, हाँ हुई थी, लेकिन किसी वजह से तलाक हो गई। मेरी भी ज़िंदगी ऐसी ही है, मेरे भाई की तरह। मैंने समीरा से कहा, 1 मिनट, मुझे अब्दुल्ला से सवाल पूछने दोगी? उस वक्त मैंने अब्दुल्ला के चेहरे पे थोड़ा गुस्सा देखा। मैंने फिर पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, हाँ, जैसे समीरा ने कहा कि मेरा तलाक हो चुका है। फिर मैंने दोबारा पूछा, तो क्या वो अभी तुम्हारी ज़िंदगी में है, या कोई एलिमनी या तुमसे वास्ता, कोई बच्चे? अब्दुल्ला ने कहा, तुम एक बार हाँ करो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मैं एकदम चौंक गई, ये क्या बोल गया? हाँ करो का क्या मतलब है? मतलब समीरा ने इसे क्यों बुलाया है इसे बता दिया था। मैं खामोश रही। मैंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी को अपनाया नहीं है, अचानक कैसे अपना लूँ? मुझे तुम्हें जानना पड़ेगा ना। अब्दुल्ला ने कहा, जान लो ना, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं एक कंपनी चलाता हूँ और एक कंपनी में काम भी करता हूँ। मेरी सैलरी अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। तुम्हारी सैलरी के 10 गुना मेरी सैलरी है, और मेरी कंपनी से जो पैसा आता है वो भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। एक बार तुम हाँ कहो तो। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, मुझे सच्चाई तो कहीं नजर नहीं आ रही थी, और अब्दुल्ला की आंखों में झूठ के सिवा कुछ भी तैर नहीं रहा था, क्योंकि झूठे लोग
नजरें नहीं मिलाते। वो इधर उधर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि बात टल जाए। मैंने कहा डटकर कि ठीक है, मैं पहले तुम्हारी पहली बीवी से मिलूंगी, फिर उसके बाद कुछ सोचूंगी, तब हाँ करूंगी। देखते हैं क्या तुम अपने पहली बीवी से मिलवा सकते हो। अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया है और मैं वापस उस जिंदगी में कैसे जा सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बस अपनी बीवी का पता दे दो, मैं खुद ही मिल लूंगी उससे, और ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं अब्दुल्ला की तरफ से आई हूँ। अब्दुल्ला सकपका गया। उसने कहा ठीक है, मैं समीरा के हाथों उसका एड्रेस भिजवा दूंगा, फिलहाल मैं चलता हूँ, देर हो रही है, सुबह मुझे भी ऑफिस जाना है। वहाँ से अब्दुल्ला चलता बना। समीरा बैठी रही। थोड़ी देर उसको बात समझ में नहीं आई कि वो क्या कहे या किस तरह से मुझे फंसाए। फिर उसने भी विदा लेते हुए कहा कि देख लो, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। इतना नौजवान, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, ऊपर से मालिक है, कंपनी का नौकरी है, तुम्हें किस बात का गुरूर है। मैंने कहा समीरा, मुझे किसी बात का गुरूर नहीं है, बस मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे सोचना ही पड़ेगा। समीरा ने कहा ठीक है, कल मिलते हैं। समीरा ये कह के चली गई। अगले शाम वो मेरे घर दरवाजे पर हाँफती हुई आई, चेहरा पीला, आंखों में घबराहट। देखो, मुझे अभी बाहर जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी काम है, मेरा एक पार्सल आएगा, बस तुम रख लेना, शाम तक मैं लौट आऊंगी। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दिया। आखिर दोस्त थी, भरोसा करना था। वो चली गई। शाम हुई, रात हुई, लेकिन वो नहीं लौटी। और उसी रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, पर वो दस्तक किसी दोस्त की नहीं थी। रात के लगभग 10 बजे होंगे। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं समझी शायद समीरा लौट आई होगी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े थे पुलिस वाले। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि पुलिस यहाँ इस तरह आम बात नहीं है। जब तक बहुत बड़ा कोई हादसा ना हो जाए, पुलिस घर नहीं पहुँचती। पुलिस ने पूछा, क्या आप इस फ्लैट में अकेली रहती हैं? मेरे पैरों तले जमीन खिसकी पड़ी थी। उन्होंने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैं कांपते हाथों से पीछे हट गई। तभी उनमें से एक ने वो पार्सल दिखाया, वही पार्सल जो कुछ घंटे पहले मेरे नाम पर रिसीव हुआ था। ये पार्सल आपने रिसीव किया है? हाँ, मेरी दोस्त ने कहा था। मेरी बात अधूरी रह गई। उन्होंने पार्सल खोला। अंदर जो था उसने मेरी रूह तक हिला दी। नशीले पदार्थ भारी मात्रा में। मुझे हथकड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन पूछताछ शुरू हो चुकी थी। सवालों के बौछार। आप इसे कब से जानती हैं? आपका उससे क्या रिश्ता है? क्या आपको मालूम था इस पार्सल में क्या है? मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सच कहती रही, लेकिन सच यहाँ बहुत सस्ता होता है। फिर मुझे याद आया अब्दुल्ला। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सब कुछ यहाँ पर उसके उंगलियों के इशारे पे चलता है। मैंने पुलिस वाले को अब्दुल्ला का नाम बताया और कहा कि वो यहाँ कंपनी चलाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो समीरा का भाई है। मेरे कहने पर पुलिस ने अब्दुल्ला की खोज चालू कर दी। 10 मिनट नहीं लगे, अब्दुल्ला का पता मिल गया उन्हें। जैसे ही उन्हें अब्दुल्ला का पता मिला, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि अब तो आप और भी ज़्यादा शक के घेरे में घिर गई हैं। अब ये पार्सल आप ही का हो सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला जैसे इंसान को आप जानती हैं। मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। मैं अकड़ गई। मैंने कहा, ये कैसी बात है? अब्दुल्ला तो यहाँ कंपनी चलाता है। उनमें से एक ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो मुजरिम है। हम उसको कई दिन से तलाश कर रहे थे। अब मेरे हालात बद से बदतर हो गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस जाल में फंस गई हूँ। मुझे 24 घंटा पूछताछ में बिठाया गया। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैं अपने ऑफिस में फ़ोन भी नहीं कर सकती थी और घर वालों को भी नहीं। पुलिस ने बड़ी कड़ी जांच की, बहुत पूछताछ की। मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं की वहाँ कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने कहा, हर मुजरिम इसी तरह रोता है। थाने में बिठाकर रात भर पूछताछ। हर मिनट लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाएगी। बाहर मुल्क में कानून का मतलब सिर्फ सज़ा होता है, सफाई नहीं। सबसे बड़ी डरावनी बात ये थी, समीरा गायब थी। फ़ोन बंद, फ्लैट खाली, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मेरी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। कोई ना मेरी गुहार सुनने वाला था और ना ही कोई मेरा साथ देने वाला था। पुलिस समीरा को ढूंढ रही थी। ये एक अच्छी बात की थी मैंने अपने फ़ोन में समीरा और अब्दुल्ला दोनों की फ़ोटो निकाली थी सेल्फी के तौर पर, और समीरा के साथ मेरी कई तस्वीरें थी। खाना खाते वक्त, बाहर जाते वक्त, घूमते वक्त,
पुलिस ने समीरा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगले दिन जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे कई केस हैं जहां अकेली औरतों को निशाना बनाया जाता है। पहले दोस्ती, फिर भरोसा और अंत में फंसाकर गायब। मुझे एहसास हुआ कि वो आंसू, वो दुख, वो मजबूरी सब एक कहानी थी। समीरा ने मुझे इसलिए नहीं चुना था कि मैं बहुत अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि मैं आसान थी। उसने मेरे अकेलेपन को पहचाना, मेरे भरोसे को परखा और सही वक्त आने पर वार किया। मेरे खिलाफ केस तो दर्ज हुआ, लेकिन सबूतों की कमी और सीसीटीवी फुटेज की वजह से मैं बच गई। लेकिन जो मैंने खोया वो कागज़ों में दर्ज नहीं होता। मेरी नींद, मेरा भरोसा, मेरा सुकून। कुछ हफ्तों बाद मुझे रिहा कर दिया गया, लेकिन असली कैद तब शुरू हुई। लिफ्ट में हर चेहरा शक लगता, दरवाजे की हर दस्तक पर डर पैदा करती। फ़ोन बजे तो दिल धड़कने लगता। मैं समझ चुकी थी बाहर के मुल्क में दोस्ती ज़रूरत नहीं, ख़तरा भी हो सकती है। लोग यहाँ रिश्ते नहीं बनाते, इस्तेमाल करते हैं। मुस्कान यहाँ मास्क होती है और अपनापन अक्सर जाल। पुलिस ने समीरा को ढूंढा। वो समीरा और अब्दुल्ला दोनों मिल गए। ना वो उसका भाई था और ना समीरा उसकी बहन। वो दोनों साथी थे, वो भी जुर्म के, एक साथ जुर्म करते थे। वो उसके साथ ही रहता था, लेकिन अलग। वो लोग मुझे किसी बहुत बड़े जाल में फंसाने वाले थे, अब्दुल्ला से शादी करा के। और समीरा खुद अब्दुल्ला की थी, लेकिन सब कुछ झूठ बोला मुझसे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं ठंडी पड़ गई कि कोई इंसान इतना अच्छा होने के बाद इतना शातिर कैसे हो सकता है। वो खाना, वो चाय, वो सब कुछ मुझे याद आता। क्या दोस्ती इतनी खोखली और इतनी झूठी हो सकती है? जब समीरा और अब्दुल्ला पकड़े गए तब पुलिस ने मुझे बुलाया पहचान के लिए। मैं गई, मैंने समीरा की आंखों में देखा। समीरा की आंखों में कोई शर्म नहीं थी, ना ही अब्दुल्ला की। समीरा ने मुझे देखा और कहा कि ये मेरी दोस्त है। पुलिस ने कहा, हम जानते हैं तुम्हारी दोस्ती। उन दोनों को सज़ा हुई, कितनी ये मैं नहीं जानती, और कब तक ये भी नहीं पता। मैंने वो बिल्डिंग खाली कर दी। मेरे से अब वहाँ रहा नहीं जा रहा था। डर, खौफ ने घेर लिया था मुझे। हर चेहरे पे शक होता और हर इंसान मुझे अब छोटा लगने लगा। आज भी जब उस बिल्डिंग के पास से गुजरती हूँ, रूह कांप जाती है। समीरा कभी नहीं मिली। क्या पता उसको कितनी सज़ा हुई हो, या उसे उसके मुल्क वापस भेज दिया गया हो, नहीं मालूम। पता भी नहीं लगाया मैंने। इस कहानी का सच बहुत कड़वा है। परदेसी ज़मीन पर हर अपना सच्चा नहीं होता, हर दोस्त दोस्त नहीं होता, और हर आंसू दर्द का नहीं, चालाकी का भी हो सकता है। समीरा के आंसू मुझे इतने सच्चे लगे थे कि मुझे लगा था कि ओह बेचारी औरत के साथ क्या हो गया। लेकिन वो आंसू झूठ थे, वो सब कुछ झूठ था। मुझे लगा मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि कोई मुझे अपने आंसुओं से भी बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन इंसान तो ऐसे ही होते हैं ना, किसी को बहुत देर तक दुख में देख नहीं सकते। खैर, खुदा ना करे जो मेरे साथ हुआ कभी किसी के साथ भी हो। जब भी परदेसी मुल्क में दोस्ती करे तो सोच समझ कर करे। समीरा कहती थी उसे इजी मनी पसंद है, मेहनत के बिना जो पैसा मिल जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। मैं हमेशा सोचती थी कि कितनी बेवकूफ़ है, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी ये मुझे नहीं पता था। अब मैं यहाँ किसी से दोस्ती नहीं करती। अब हर चेहरा मुझे डरावना लगता है, हर मासूमियत के पीछे चाल नज़र आती है। कोई मुझे अपने घर बुलाता है तो मैं उसे कैफ़े में बोलती हूँ आने के लिए। सतर्क रहती हूँ अपने लिए, क्योंकि अकेला इंसान टारगेट होता है हमेशा, हर जगह, हर वक्त। जब बाहर मुल्कों में रहते हो तो दिल से नहीं दिमाग पर भरोसा करो, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी छीन सकती है। बाहर रहने वाले मेरा ये वीडियो ध्यान से सुनना और सोचना दोस्ती करने से पहले कौन कैसा है, क्यों है। बहुत ही साधारण से दिखने वाले लोग भी बहुत शातिर होते हैं। मैंने ये महसूस किया। मुझे बताइए कौन कौन है जो परदेश में रहता है और परदेश से मेरी वीडियो सुन रहा है, वो ज़रूर बताना। और हाँ, दोस्ती सोच समझ के करना। हर दोस्त यहाँ सच्चा नहीं होता, हर इंसान यहाँ अपना नहीं होता। जो लोग अकेले बाहर रहते हैं उनसे बस मैं इतना कहना चाहूँगी, आप अकेले रहते हैं बेशक, दोस्ती कीजिए, लेकिन अंधा भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ,
मुझे सुनते रहिए।